फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 32वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। आपको इस स्टोरी में बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अंश को जब होश आया तो उसने देखा उसका हाथ आस्था के हाथों की तरफ नहीं था। वो कितनी ही देर तक आस्था को देखता रहा और फिर उसकी नज़र बाकी सब पर गई। सब उसे ही देख रहे थे और सबकी आंखों में उसके लिए फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही थी। वही प्रियंका और उसकी मॉम को भी इस बात की खबर मिल गई थी कि अंशु को होश आ गया है। इसलिए वो जल्दी से जाकर हॉस्पिटल में जमा हो गई थी। सब लोगों को प्रियंका और उसकी मॉम का वहाँ होना बहुत ज़्यादा खटक रहा था। लेकिन फिलहाल अंश की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए किसी ने भी उन दोनों को कुछ नहीं कहा। अब सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंश पर था। तभी अंश ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपने अपना एक क्या हाल बना लिया है। जैसे ही अंश ने कहा, दादाजी की आंखें भर आईं। थोड़ी देर पहले उनका पूरा घर एकदम हंसी खुशी के माहौल में था और एक दूसरे के प्यार से सबके चेहरे खिले हुए थे। लेकिन अब एकदम से उनकी सारी खुशियों पर ग्रहण लग गया था। इसलिए दादाजी को अब बहुत बुरा लग रहा था। वो अंशु को एक अच्छा माहौल देना चाहते थे। तभी नानी माँ ने अंश के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हो ना? जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अंशु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी सीमा जी ने कहा, अरे मम्मी जी, आप क्यों दामाद जी को परेशान कर रही हो? जिसकी बीवी के बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, भला वो इंसान कैसे ठीक होगा? सीमा की बात सुनकर सब लोग घूर कर सीमा को देखने लगे। टाइगर तो सीमा को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे आंखों ही आंखों में जलाकर खत्म कर देगा। वहीं आस्था तो इस वक्त अंश के पास बैठी रो रही थी। उसके मुंह से अभी तक एक शब्द भी नहीं निकला था। तभी नानी माँ ने सीमा की तरफ देखते हुए कहा, सीमा, तुम कुछ भी मत बोलो, चुप रहो। उनकी बात पर सीमा ने कहा, हाँ मम्मी जी, आप मुझे तो चुप कर ही देंगी, लेकिन आप जमाने को क्या कहेंगी जब इस बात के बारे में सबको पता चलेगा कि आखिरकार आपकी लाडली पोती क्यों अबीर राठौर से मिलने गई थी। अब अंश के लिए ये सारी बातें सुन पाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने एक नज़र भर के सीमा की तरफ देखा तो सीमा को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे जिस्म को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया हो। उनके जिस्म के हिस्से में एक अजीब सा दर्द उठ गया था और फिर वो अंशु की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। तभी नानी माँ ने अंशु की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको तो यकीन है ना मेरी गौरी पर? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। नानी माँ आस्था की तरफ से अंश को सफाई दे रही थी। तभी अंश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई अंश कपूर की बीवी के बारे में भला बुरा कहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या करेगा अब अंश? क्या वो अबीर को ऐसे ही जाने देगा या फिर बनाएगा वो अबीर के खिलाफ कोई प्लान? ये बात अंश ने भले ही ठंडे लहजे में कही थी, लेकिन उसकी ये बात प्रियंका को काफ़ी हद तक डरा गई थी। उसने एक नज़र अपनी मॉम की तरफ देखा और फिर दोनों माँ बेटी चुपचाप
एक साइड जाकर खड़ी हो गई। वहीं आस्था लगातार अंश की तरफ देखकर रो रही थी, क्योंकि अंश को उस पर यकीन था ये बात उसके लिए बहुत बड़ी थी। तभी प्रियंका की मॉम खुद को रोक नहीं पाई और फिर से बोली, आखिरकार वो लड़का था कौन और उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से भरी महफिल में हमारी आस्था के बारे में ऐसी बात करने की। एक बार फिर से जैसे ही प्रियंका की मॉम ने यह कहा, सब लोग उन्हें घूरने लगे। वहीं आहा और ध्रुव के खून में तो आग लग गई थी कि ये दोनों माँ बेटे कितनी ज्यादा बदतमीज है, कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी। वो आवाज रौनक की थी। मैं आपको बताती हूँ आंटी। जैसे ही रौनक ने ये कहा, सब लोग उसे देखने लगे। आस्था का ध्यान तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अंश पर था। वो ना ही किसी की बात सुन रही थी और ना ही किसी को देख रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ एकटक अंश को देख रही थी। अंश भी लगातार आस्था को ही देख रहा था। आस्था के आंसू उसके दिल में दर्द दे रहे थे। हालांकि अंश ने खुद को इसीलिए हर्ट किया था क्योंकि उसने बाथरूम में आस्था की कमर को कुछ ज्यादा ही रगड़ दिया था, जिस वजह से आस्था की पूरी कमर छिल गई थी। लेकिन अपनी बीवी के बारे में वो इस तरह की बातें सुनना उसे अंदर ही अंदर चुभ रहा था। इनफैक्ट उसका खून पूरी तरह से उबल रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके वहां बैठा हुआ था। अगर वो इस वक्त प्यार में नहीं हुआ था तो अभी राठौर के इतने टुकड़े करता कि उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाता। जैसे ही रौनक की आवाज आई, सब लोग रौनक को देखने लगे। तभी दादाजी रौनक के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा आप क्या कहना चाहती है और आपको कैसे पता अबीर के बारे में। उनकी बात पर रौनक ने कहा, दादाजी एक्चुअली हुआ ये था कि अबीर राठौर प्रोफेसर बनकर हमारे कॉलेज में आया था और उस वक्त आस्था ने कुछ क्लासेस मिस कर दी थी, जिस वजह से अबीर ने हमारे कॉलेज पर केस कर दिया। प्रिंसिपल सर की रिक्वेस्ट करने पर हम अबीर राठौर से केस वापस लेने के लिए रेस्टोरेंट गए थे। दादाजी उस वक्त मैं भी आस्था के साथ गई थी। हम केवल 5 मिनट ही अबीर राठौर से मिले थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना केस वापस ले लें, क्योंकि कॉलेज के बच्चों के फ्यूचर का सवाल था और आस्था नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी का फ्यूचर खराब हो। जैसे ही रौनक ने ये कहा, प्रियंका और उसकी मॉम का तो चेहरा ही बिगड़ गया। वहीं अंश के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने अपने मन में कहा, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता नहीं चला। फिर उसने घूर कर टाइगर की तरफ देखा तो टाइगर ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रौनक उस दिन की बात कर रही है जिस दिन आस्था कॉलेज से गायब हुई थी। रौनक की बात सुनकर एक पल में अंश का दिल पूरी तरह से हल्का फुल्का हो गया। उसके दिल पर अब एक बहुत बड़ा बोझ था, अब वो उतर गया था। वहीं रौनक के इस तरह क्लैरिफिकेशन देने पर नानिमा ने तुरंत जाकर रौनक को गले लगा लिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब प्रियंका की सच्चाई अंश के सामने आएगी? क्या वो प्रियंका को देगा सजा और बोली, मेरी बच्ची, मैं जानती थी मेरी आस्था कभी कोई गलती नहीं कर सकती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने सबको सच्चाई बताई। इतना कहकर वो सीमा और प्रियंका को घूरने लगी। अब सीमा और प्रियंका के लिए वहाँ खड़े रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली गई।
वहीं आहान रौनक की तरफ देख रहा था। कुछ सोचकर वो रौनक के पास आया और उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर चला गया। रौनक सबसे लास्ट में खड़ी थी, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं देखा था। बाहर आकर आहान ने गुस्से में पूछा, अगर तुम पहले से ही सच जानती थी तो क्या तुम हमें पहले नहीं बता सकती थी? इतना टाइम क्यों लगाया तुमने सच बताने में? जवाब दो मुझे। जैसे ही आहान ने ये कहा, रौनक ने एक झटके में उससे अपनी बाजू छुड़वाई और उसे घूरते हुए बोली, मैं तो पराई हूं ना मिस्टर आहान। मेरा तो उस वक्त वहां खड़े रहना भी आपको पसंद नहीं था। क्या आपको याद नहीं है कि आपने खुद मुझे कहा था कि पराई लोग सब यहाँ से चले जाएं? उस वक्त मैं सबको सच बताने वाली थी, समझे आप? लेकिन आपने तो मुझे बोल दिया कि मैं बाहर की हूँ और मैं इस तरह से यहाँ नहीं रह सकती। इतना कहकर वो आहान को घूरने लगी। वहीं आहान को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि उसने ही रौनक को जाने के लिए कहा था। आहान ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और एक जोरदार पंच दीवार पर दे मारा। एक पल के लिए तो आहान के इस एक्शन को देखकर रौनक डर गई, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को शांत करते हुए कहा, देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रश्मि दी की शादी होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। जैसे ही रौनक ने ये कहा, आहान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो नहीं चाहता था कि रौनक उसके मेंशन में रहे, लेकिन रौनक का इस तरह से कहना कि वो कभी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी, ये बात सुनकर आहान के दिल में बेचैनी हो रही थी। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वो रौनक से कुछ कहता उससे पहले ही रौनक वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अब सारा सच सबके सामने था। कहीं ना कहीं जिसके मन भी आस्था के भी थोड़ा बहुत शक था, वो भी अब दूर हो गया था। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। तभी रश्मि आस्था के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए अपने रूम में चली गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि इस वक्त आस्था और अंश को अकेला छोड़ देना चाहिए। प्रियंका और उसकी मॉम भी वहां से पहले ही चली गई थी। नानी माँ ने एक नज़र दादाजी की तरफ देखा और फिर वो अंश की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, आप आराम करो, हम तब तक आपके लिए अच्छा सा सूप बनाकर लाते हैं, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतना बोलकर नानी माँ भी वहां से चली गई। एक एक करके अब तक सब लोग वहां से चले गए थे। वहीं टाइगर इस वक्त बहुत गुस्से में था और वो जिम रूम में जाकर खुद को तकलीफ देने लगा था। मारिया इस वक्त टाइगर के साथ मौजूद थी और वो एक्सप्रेशन लेस होकर टाइगर को देख रही थी, क्योंकि टाइगर का इस तरह से खुद को तकलीफ देना तो बनता था। भला उसकी आंखों के सामने उसकी क्वीन अबीर सिंह राठौर से मिलने के लिए चली गई और उसे कानों कान इस बात की खबर भी नहीं हुई। इतना ही नहीं, अबीर राठौर आस्था के कॉलेज में प्रोफेसर ज्वाइन हो गया, ये बात भी उसे पता नहीं चली। कहीं ना कहीं अब आस्था की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई थी और उस चूक से आस्था के साथ बहुत कुछ हो सकता था। रह रह कर अब टाइगर को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। इधर आस्था अंश का हाथ पकड़कर लगातार रोए जा रही थी। तभी अंश एकदम से उठा और आस्था के आंसू पोंछते हुए बोला, अगली बार से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए आफत।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश अपने पागलपन में आस्था को फिर से पहुंचाएगा नुकसान? और अब क्या करेगी आस्था? उसकी बात सुनकर आस्था ने कहा, आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आपको हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? आपने सोच भी कैसे ली कि हम किसी और के साथ और अपने खुद को इतनी तकलीफ दें कि आपको एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया? आस्था रोते हुए अंश की तरफ देखकर सवाल और शिकायतें कर रही थी। इस वक्त अंश को आस्था की शिकायतें करते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। कितने हक से वो उससे उसी की शिकायत कर रही थी और वो अपनी मोहब्बत का उसे यकीन दिला रही थी। अंशु खुद को रोक नहीं पाया और उसने आस्था के होठों को हल्का सा चूमते हुए कहा, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है आफत। अगली बार ये मत समझना कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, और ये जो मैंने खुद को तकलीफ दी, ये मैंने इसलिए दी है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं तुम्हें दूसरों की नज़रों से बचा नहीं पाया। इसके लिए मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। जैसे ही अंश ने कहा, आस्था एकदम हैरान हो गई। भला उसे किसी से बचने की क्या जरूरत थी? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंश को क्या जवाब दे। लेकिन फिलहाल अंश की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अंश के साथ किसी भी बात पर आर्गुमेंट कर सके, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसने अंश को देखते हुए कहा, हम आपके लिए कुछ बनाकर लाते हैं। वैसे भी नानी माँ सूप बनाने के लिए गई है, मैं एक बार चेक करके आती हूँ सूप बना है या नहीं। इतना कहकर वो जैसे ही जाने लगी, अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आस्था सीधा उसके सीने से जा लगी। अंश का एक हाथ जैसे ही आस्था की कमर पर लगा, आस्था की एक सिसकी निकल गई और उसकी आंखें हल्की नम हो गई। उसे ऐसे देखकर अंश को एहसास हो गया कि आस्था की कमर को उसने बड़ी ही बेरहमी से रगड़ा है। इनफैक्ट उसे काफी तकलीफ दी है। वहीं आस्था नम आंखों से अंश को देख रही थी। अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आस्था के दर्द को खुद अपने जिस्म पर महसूस कर रहा है। अंश का इस तरह से आंखें बंद करते देखकर आस्था ने कहा, अंश जी, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। हम आपके लिए सूप बनाने जा रहे हैं, आपको छोड़कर थोड़ी ना जा रहे हैं। आप इतना क्यों घबरा जाते हो? डोंट वरी, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आस्था, जिसे कुछ ज्यादा ही बोलने की आदत थी, उसने जैसे ही एक बार फिर से अपनी बातें शुरू की, अंश को उस पर हंसी आ गई। वो सोच रहा था कि जिसके खौफ से हर कोई कांपता है, उसकी आफत वाइफ भी उससे ही कह रही है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। क्या उसे पता नहीं है कि अंश कपूर उसके लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता है? और इतना ही नहीं, वो कभी उसे खुद से दूर जाने ही नहीं देगा। अंश को खुद पर हंसते देखकर आस्था ने मुंह बना लिया और चिढ़ते हुए बोली, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हम सच कह रहे हैं, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर आहान रौनक से इतना क्यों चिढ़ता है? क्या इन दोनों आ पाएंगे कभी करीब? उसकी बात सुनकर अंश ने उसे अपने बराबर में बैठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आफत, और मैं अब यहाँ इस हॉस्पिटल में बोर हो रहा हूँ, मुझे रूम में लेकर चलो ना। जैसे ही अंश ने ये कहा, आस्था की आंखें
हैरानी से बड़ी हो गई। उसने मना करते हुए कहा, आप भूल रहे हो, आपने खुद को कितना ज़्यादा हर्ट किया है। आप इस तरह से रूम में कैसे जा सकते हो? शायद डॉक्टर इस बात की परमिशन नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, अंश कपूर को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है आफत। अंश कपूर डिसीजन लेता है, परमिशन तो उससे दूसरे लेते हैं। उसकी बात सुनकर आस्था उसे घूरने लगी। कहीं न कहीं अंश का इस तरह से खुद पर ओवर कॉन्फिडेंट होना आस्था को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अभी उसने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अंश ने टाइगर को आवाज़ लगाई, तो टाइगर पलक झपकते हुए अंश के सामने आकर खड़ा हो गया। दरअसल टाइगर अपने आप को हर्ट करने के बाद मिनी हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ा हो गया था कि ना जाने कब उसके किंग को उसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब जैसे ही अंश ने टाइगर की तरफ देखा और उसके शरीर पर जो चोटें दिखाई दे रही थी, उन्हें देखकर अंश समझ गया कि टाइगर ने खुद को कितना हर्ट किया है। उसने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे रूम में लेकर चलो। उसकी बात सुनकर टाइगर जल्दी से आगे आया और अंश को सहारा देकर रूम में लेकर जाने लगा। हालांकि इस वक्त वो खुद भी जख्मी था, लेकिन उसे अंश की बात तो माननी ही थी। वही मारिया सपाट चेहरे के साथ टाइगर के शरीर पर लगे जख्मों को देख रही थी। टाइगर ने जो शर्ट पहनी हुई थी, उसमें से ब्लड के धब्बे दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो एकदम गहरे रंग की शर्ट थी, लेकिन टाइगर के जख्म उसमें से भी दिख रहे थे। वहीं आस्था भी अंश के साथ साथ रूम में आ अंश को रूम में छोड़कर टाइगर जैसे ही रूम से बाहर आया, मारिया कुछ मेडिसिन के साथ उसी का इंतजार कर रही थी। वो टाइगर को लेकर अपने रूम में आ गई। टाइगर ने उससे कुछ नहीं कहा और अपनी शर्ट उतार कर मारिया के सामने जाकर बैठ गया। मारिया ने अच्छे से उसके जख्मों को क्लीन किया और उसकी ड्रेसिंग करके उसे मेडिसिन खिलाई। वहीं अर्श इस वक्त अपने बेडरूम में था और आस्था उसके साथ थी। तभी अर्श ने कुछ सोचकर आस्था की तरफ देखते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। जैसे ही अर्श ने ये कहा, आस्था की तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, ये क्या कह रहे हैं? इन्हें तो काफी ज्यादा चोट आई है। ऐसे चोट में कि इन्हें मेरे कपड़े उतरवाने की पड़ी है। कहीं ना कहीं इस वक्त आस्था के दिलो दिमाग में कितने ही सवाल चल रहे थे। आस्था को इस तरह से खुद में ही खोए देखकर आयशा ने दोबारा कहा, आफत, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अपने कपड़े उतारो। उसकी बात सुनकर आस्था ने जल्दी से अपना कुर्ता उतार दिया और अपनी गहरी घनी पलकों से आयशा की तरफ देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अंश क्या करना चाहता है। तभी अंश ने आस्था को ध्यान से देखते हुए कहा, अब पलट जाओ। उसकी बात पर आस्था पलट गई। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे आस्था कोई रोबोट है और वो अंश उसे अपने हिसाब से चला रहा है। अंश ने कहा पलटो, तो वो पलट गई। अंश ने कहा कपड़े उतारो, तो उसने कपड़े उतार दिए। तभी अंश ने उसे अपने करीब आने के लिए कहा, तो आस्था अपनी आंखों में कितने ही सारे सवाल थी अंश के पास जाने लगी। अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बेड पर लेटा लिया। ये देखकर आस्था एकदम हैरान हो गई और धीमी आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हो आप? आपकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, आपको चोट लगी है, प्लीज ऐसा मत करिए। उसकी बात सुनकर अर्श ने अपनी इंडेक्स फिंगर को उसके होठों पर रखा और बोला, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है आफत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
आखिर वसुंधरा अब कौन सा नया प्लान बनाएगी? क्या अर्श कभी वसुंधरा को माफ कर पाएगा? इतना कहकर उसने आस्था की पीठ को सहलाना शुरू कर दिया और जहाँ पर उसने आस्था को जख्म दिए थे वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर दिया। आस्था, जिसके दिमाग में थोड़ी देर पहले कितनी सारी उल्टी सीधी बातें चल रही थी, एकदम से उसकी सारी बातों पर विराम लग गया और वो शर्मिंदा हो गई। वो अंशु को कितना ज़्यादा गलत समझ रही थी, लेकिन फिलहाल अंशु की हरकत से उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसका तो दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त अंशु को बहुत सारा प्यार करे। आस्था को मुस्कुराते देखकर अंश ने देख लिया था। वो बड़े ही सॉफ्ट तरीके से आस्था की चोट पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहा था। आस्था को ब्लड तो नहीं निकला था, लेकिन उसकी स्किन हद से ज़्यादा लाल हो गई थी। आस्था एकदम बेदाग और सफ़ेद थी, जिस वजह से रेडनेस कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ ज़्यादा ही लग गई हो। जल्द ही अंश ने उसके हाथ पर, कमर पर, पेट पर अच्छी तरह से ऑइंटमेंट लगाया और फिर उसने आस्था को अपनी एक लूज शर्ट पहनने के लिए दे दी ताकि उसके जख्म पर जो दवाई लगाई है उस पर कपड़े ना लगे। आस्था ने जल्दी से अंश की शर्ट पहन ली। अंश की शर्ट में आस्था बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम बेबी डॉल की तरह। इस वक्त अंश ने आस्था को अपनी बेहद पास बैठा रखा था। तभी अचानक से किसी ने डोर पर नॉक किया। अंश आस्था और अपने बीच में कभी किसी को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब डोर पर नानिमा की आवाज़ आई तो आस्था एकदम चहकते हुए बोली, लगता है नानिमा आई है, हम डोर ओपन करके आते हैं। उसकी बात सुनकर अंश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है आफत, डोर ऑटोमेटिकली खुल सकता है। इतना कहकर उसने रिमोट के थ्रू डोर ओपन कर दिया। वही नानिमा डोर ओपन होते देख रही थी। एक पल के लिए तो वो थोड़ी डर गई थी, क्योंकि नानिमा के दिमाग में भूत प्रेत इन बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही डर था। डोर ओपन होने पर नानिमा जल्दी से अंदर आ गई। उनके हाथ में इस वक्त सूप की ट्रे थी। नानिमा चाहती तो राजेश के साथ सूप भिजवा सकती थी, लेकिन जिस तरह से हल्दी में केमिकल डाला गया था उसके बाद से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, स्पेशली आस्था और अंश की सेफ्टी को लेकर। इसीलिए वो खुद सूप लेकर रूम में आई थी। जैसे ही नानिमा ने आस्था को अंश की शर्ट में देखा तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और थोड़ा शर्माते हुए अंश की तरफ देखकर बोली, दामाद जी, हम आपके लिए सूप लेकर आए हैं, आप थोड़ा सा सूप पी लीजिए। उनकी बात पर आस्था ने कहा, अरे नानी माँ, आप खड़ी क्यों है, प्लीज आइए ना, बैठिए। उसकी बात सुनकर नानी माँ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दामाद जी को सूप पिला दो। नानी माँ की बात सुनकर आस्था ने उनके हाथ से ट्रे ले ली तो नानी माँ शर्माते हुए वहां से चली गई। उन्हें जाते देख कर अंश ने अजीब सा मुंह बनाते हुए आस्था से पूछा, ये तुम्हारी नानी माँ के साथ कुछ मसला है क्या? जब देखो तब अजीब अजीब सी शक्ल बनाती रहती है वो। हालांकि अजीब अजीब शक्ल तो आस्था भी बनाती थी, लेकिन आस्था अंशु को क्यूट लगती थी। लेकिन नानी माँ का इस तरह से अजीब सी शक्ल बनाना अंशु को हैरान कर जाता था। वहीं उसकी बात पर आस्था ने कहा, हमारी नानी माँ ऐसी वैसी शक्ल क्यों बनाएंगी, वो तो कितनी प्यारी है। उसकी बात पर अंशु ने अपने सिर में हाथ मार लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि नानी माँ के बारे में आस्था से कुछ भी बात करना पूरी तरह से वेस्ट है। इसलिए उसने
कुछ नहीं कहा और आस्था के हाथ से सूप पीना शुरू कर दिया। आस्था ने उसे अच्छे से सूप पिलाया और उसके चेहरे को अपने दुपट्टे से क्लीन किया और फिर वो अंश के पास बैठकर उसके सिर में हल्की हल्की मसाज करने लगे ताकि अंश को अच्छा लगे और वो आराम से सो जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश कभी आस्था का पास्ट जान पाएगा? क्या आस्था बताएगी अंश को अपने मॉम डैड के बारे में? आस्था के मसाज करने के थोड़ी देर बाद ही अंश गहरी नींद में सो गया। उसे सोते देखकर आस्था मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। अंश ने आस्था को बहुत कस कर पकड़ रखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अगर थोड़ी सी भी अपनी पकड़ ढीली कर देगा तो आस्था उसे छोड़कर चली जाएगी। वहीं आस्था ने अंश को देखते हुए अपने मन में कहा, आखिर क्यों इन्होंने अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है? क्यों ये अपनी ज़िंदगी नॉर्मल और हंसी खुशी से नहीं गुजार सकती? इतना गुस्सा क्यों है इनके अंदर? लेकिन हमारा नाम भी आस्था है। हम इनकी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द बाहर निकाल फेंक देंगे और हम इन्हें इतना प्यार करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दर्द नहीं रहेगा। ये कहते हुए उसने अंश के फॉरहेड पर किस किया। वो भले ही मन में ये बातें बोल रही थी लेकिन अंश जानता था कि वो इस वक्त क्या सोच रही है। तभी आस्था ने अंशु को अच्छे से बेड पर लेटाया और अपना कुर्ता चेंज किया क्योंकि इस वक्त वो सबके पास जाकर देखना चाहती थी कि सब ठीक है या नहीं, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था वो काफ़ी बड़ा था। वो जल्दी से नीचे जाने लगी। हालांकि अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसका मन कर रहा था कि वो एक बार नीचे जाकर सबको देख ले। जैसे ही वो बाहर आई तो उसने देखा सब लोग हॉल में ही जमा थे। सबको देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि अब तक रात के 1 बज चुके थे। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आई और सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप सब इतनी रात को यहाँ? सब ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर सब लोग बारी बारी से उसे देखने लगे। तभी दादाजी ने पूछा, क्या बात है बेटा? अर्श ठीक तो है? क्या वो सो गया? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसे ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ये कहते हुए दादाजी का गला भर आया था। वही उन्हें ऐसे देखकर आस्था ने उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, आप परेशान क्यों होते हो दादाजी? अंश जी बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए और वो अभी सो रही हैं। वो जितना सोएंगी उतना ही उन्हें आराम मिलेगा। कहीं ना कहीं इस वक्त कोई भी अंश के बारे में सारा सच नहीं जानता था। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे कि आखिरकार अंश ने खुद को इस तरह से हर्ट क्यों किया। लेकिन आस्था तो पहले से ही सच जानती थी, इसलिए वो अंश की तकलीफ और दादाजी की तकलीफ को अच्छी तरह से समझ रही थी। कुछ देर बाद दादाजी के रूम में दादाजी ने आज फिर से अंश का बचपन का वही रूप देखा था जिस वक्त अंश मेंटल हॉस्पिटल में खुद को टॉर्चर कर रहा था और उसके फेस पर दर्द की एक शिकन भी नहीं थी। एक 6 से 7 साल का बच्चा जिसने अपने आप को जानवरों से भी ज़्यादा बदतर तरीके से पीटा था, फिर भी उसके फेस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर डॉक्टर नर्स पूरी तरह से कांप रही थी। अंश इतना ज़्यादा लहूलुहान होने के बाद भी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। ये बात सभी को डरा रही थी। आज दादाजी को अंश में वही झलक दिखाई दी थी।
भले ही उसने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे पूरी की पूरी कहानी बयां कर रहा हो। अब दादाजी को आस्था के लिए डर लग रहा था। हालांकि आस्था बहुत ही मासूम थी, ये बात सबके सामने साबित हो गई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब क्या करेगा अंश अबीर के साथ, और अब अबीर कौन सा नया तूफान खड़ा करेगा आस्था की लाइफ में। और वैसे भी दादाजी को तो कभी आस्था पर शक था ही नहीं, लेकिन अब वाकई में उन्हें आस्था के लिए डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं आस्था को अंश की लाइफ में लाकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अंश अपनी मोहब्बत में आस्था के साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि अंश अब अपने जुनून में ना जाने किस हद तक जाएगा। कितनी ही देर तक दादाजी अंश के बारे में सोचते रहे। फिर आखिरी में उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अंश को प्यार से समझाएंगे और उसे अपने पास्ट से बाहर आने के लिए कहेंगे, और साथ ही साथ इस बात का यकीन दिलाएंगे कि आस्था उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए अब वो बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर परेशान ना हो। यही सब दादाजी सोच रहे थे। फिर उन्होंने अपनी मेडिसिन ली और गहरी नींद में सो गए। पूरे नेशन में अब सन्नाटा पसर गया था, लेकिन कोई था जो अभी तक जाग रहा था। वो कोई और नहीं राधिका थी, जो मेंशन आने के बाद काफी ज्यादा खुश थी। जैसे जैसे उसकी शादी का दिन नजदीक आ रहा था, साथ ही साथ उसे आज सुमित हल्दी लगाई थी, इसलिए भी वो आज काफी खुश थी। लेकिन राधिका की आंखों में एक अलग दर्द भी था, क्योंकि सुमित ने एक बार भी उससे ढंग से बात नहीं की थी। सुमित के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ दादाजी के कहने पर राधिका से शादी कर रहा है। लेकिन राधिका नहीं चाहती थी कि सुमित दादाजी की वजह से उससे शादी करे। वो तो चाहती थी कि सुमित पूरे दिल से उसे अपनाए। लेकिन फिलहाल रात के इस पहर में राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सुमित जो आकाश आहान ध्रुव से मीटिंग करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था। जब वो राधिका के रूम के पास से गुजर रहा था, तब उसे राधिका के सिसकियों की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए तो सुमित का मन किया कि वो अंदर जाकर राधिका से पूछ ले कि वो इस तरह से इतनी रात को क्यों रो रही है, लेकिन डोर के पास जाकर वो रुक गया। वही राधिका रोए जा रही थी। अब सुमित ने सोचा कि वो एक बार जाकर देख तो लेता हूँ कि आखिरकार इसे रात में रोने का क्या मतलब है। अगर किसी ने देख लिया तो बेकार में सवाल खड़े हो जाएंगे। ये सोच उसने जल्दी से डोर ओपन किया और राधिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुमित को अपने सामने देखकर राधिका डर गई, लेकिन अगले ही पल सुमित ने उसकी आंखों में देखकर उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ा और उसे डांटते हुए बोला, इतनी रात को रोने का क्या मतलब? तुम क्या चाहती हो? पूरा का पूरा मेंशन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुमसे इस तरह रात में रोने की वजह पूछे। पब्लिसिटी हासिल करना चाहती हो या फिर सबकी हमदर्दी चाहती हो कि देखो इस बेचारी लड़की पर कितने ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, जबकि किसी को नहीं पता इस मासूम चेहरे के पीछे कितना खतरनाक चेहरा छिपा हुआ है। कितनी ज्यादा शातिर चाल चली है तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मिस राधिका, एक बात मेरे कान खोल कर सुन लेना। भले ही तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बद से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। तुम मुझसे
इस रिश्ते से निकलने की भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मिस राधिका अग्रवाल, मैं तुम्हें किसी कीमत पर आज़ाद नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, तुम्हें जब तक मौत भी नहीं आ सकेगी, तब तक कि मैं नहीं चाहूँगा। इतना कहकर उसने राधिका को बेड पर धक्का दिया और रूम से बाहर निकल गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या सुमित और राधिका कभी एक हो पाएंगे? क्या सुमित माफ़ करेगा राधिका को? राधिका, जो पहले से ही सुमित की बेरुखी देखकर रो रही थी, अब उसका रोना और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा, जोर जोर से रोने लगी। अगले दिन अबीर राठौर के मेंशन। इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि अबीर ठीक 6 बजे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया करता था, लेकिन आज अबीर अपने रूम से अभी तक बाहर नहीं आया था। अजीत बेचैनी से अबीर के रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या अबीर के बारे में वो उसके डैड को इन्फॉर्म करे? दरअसल जब से अबीर के डैड की ज़मीन को अर्श ने छीना था, तब से ही उन्होंने इस देश को पूरी तरह से छोड़ दिया था और वो लंदन चले गए थे। लेकिन अब अबीर की ऐसी हालत देखकर अभी अजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो इस बारे में किसे बताए। अबीर की मॉम उसे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी। अबीर के डैड ने ही उसे मॉम और डैड दोनों बनकर पाला था, लेकिन अबीर का मसला अलग था। अबीर राठौर को अब जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत हुई थी, लेकिन वो मोहब्बत भी उसकी जिंदगी में पूरी तरह से उसे दर्द दे गई थी। अजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इस बारे में वो किसे बताए। अबीर जब से कपूर मेंशन से वापस आया था, तब से उसने खुद को रूम में बंद कर लिया था। ना ही उसने किसी से बात की थी और ना ही कुछ खाया था। जब अजीत को वेट करते हुए 7-8 बज गए, तब उसका सब्र जवाब दे गया। उसने जैसे ही डोर लॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अबीर ने डोर ओपन किया। अबीर को अपने सामने देखकर अजीत हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त अबीर ने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था और वो एकदम फ्रेश नजर आ रहा था। अबीर को देखकर अजीत को तो लगा था कि अबीर का अभी नया नया दिल टूटा है, इसलिए वो मातम बना रहा होगा, उसकी हालत बहुत बुरी होगी। लेकिन यहाँ तो अबीर एकदम तैयार होकर अजीत के सामने खड़ा था। अजीत अभी भी हैरानी से अबीर को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अबीर से पूछे या नहीं कि वो ठीक है या नहीं। तभी अबीर ने एकदम जोरदार लहजे में कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आज का क्या शेड्यूल है? जल्दी से मुझे बताओ, और किसके साथ मीटिंग है चेक करो। इतना कहकर वो जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। अबीर को इतना नॉर्मल बिहेव करते देखकर अजीत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अजीत अब पूरी तरह से कश्मकश का शिकार हो गया था कि आखिरकार वो अबीर से क्या बात करे। कहीं उसके बॉस का दिमाग तो नहीं चला गया? कल उसका बॉस एक लड़की के लिए पूरी तरह से पागल था। पूरे शहर को उसने अपने सिर पर उठा रखा था। हर जगह पागलों की तरह वो उस लड़की को ढूंढ रहा था। लेकिन अब जब उसे ये पता चल गया है कि वो लड़की अर्श कपूर की बीवी है, तब से उसका बॉस इतना अजीब बिहेव कर रहा है। कहीं ना कहीं अजीत अब परेशान हो गया था। तभी अबीर की आवाज़ उसके कानों में आई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फटाफट से मुझे मीटिंग का शेड्यूल बताओ।
मेरे पास टाइम नहीं है। मीटिंग के बाद मुझे मेरी बटरफ्लाई को देखने जाना है। जैसे ही अबीर ने ये कहा, अजीत की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका बॉस ये बात जानते हुए कि आस्था अर्श कपूर की बीवी है, उससे मिलने के बारे में सोचेगा। अजीत को अब एक बार फिर से अपनी गर्दन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही थी। वो सोचने लगा था कि उसका बॉस अपनी बटरफ्लाई के चक्कर में खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। वही दूसरी तरफ अंश ने पूरी रात एक मिनट के लिए अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। वो पूरी रात उल्लू की तरह आस्था को घूर रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था कभी अंश को समझ पाएगी या वो चली जाएगी उसे छोड़कर? वहीं आस्था की जैसे ही सुबह आंखें खुली तो उसकी नज़र सीधे अंश पर गई। पूरी रात न सोने की वजह से अंश की आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गई थी। कोई भी नॉर्मल इंसान अगर इस वक्त अंश को देख लेता तो पक्का हार्ट अटैक से ही मर जाता। आस्था डरते डरते उठी और अंश की तरफ देखते हुए बोली, आपको क्या हुआ है? आप इस तरह से हमें क्यों देख रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? ये कहते हुए आस्था की जुबान लड़खड़ा रही थी। तभी अंश ने अपनी आंखें बंद की और आस्था की तरफ देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं, मैं बस अभी सोकर उठा हूँ। मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। अब तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ और फिर रेडी हो जाना। उसकी बात सुनकर आस्था ने कंफ्यूजन से पूछा, रेडी हो जाओ? क्या हम कहीं जा रहे हैं? ये सुनकर अंश ने कहा, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। जैसे ही अंश ने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया, आस्था तो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि अंश की तबीयत पहले से खराब थी और अब वो आस्था को भी अपने साथ ऑफिस लेकर जाने की बात कर रहा था। जबकि आस्था ने साफ साफ अंश से कह दिया था कि जब तक उनकी शादी के सारे फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो ऑफिस नहीं जाएगा। लेकिन अब अंश उसे सीधा सीधा कह रहा था कि वो जाकर रेडी हो जाए और उसके साथ ऑफिस चले। उसने अंशु की तरफ देखते हुए कहा, अंशु जी, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी उसने इतना ही कहा था कि अंशु ने कहा, वो मैं देख लूँगा और अब तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। तुम्हारे कपड़े निकाल कर मैंने वॉशरूम में रख दिए हैं। अब जल्दी से जाकर शावर ले लो। इतना कहकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अंश ऐसी हालत में ऑफिस जाना चाहता है। आस्था ने अपने मन में कहा, आखिर अब मैं क्या बहाना बनाकर इस राक्षस कुमार को मना करूं? ये तो मुझे एक मिनट के लिए भी अकेले छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि अंश ने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि वो आस्था को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन आस्था को तो उस वक्त नया नया अर्श से प्यार हुआ था। उसे तो अर्श की सारी बातें तब अच्छी लग रही थी। लेकिन अब अचानक इतना बीमार होने के बावजूद अर्श का ऑफिस जाना आस्था को हैरान कर गया था। फिलहाल के लिए उसने अंश की बातें मानी और जल्दी से जाकर रेडी हो गई। अंश ने आज उसके लिए पिंक कलर का एक बड़ा ही खूबसूरत अनारकली सूट निकाला था। उस पर हल्का हल्का गोल्डन का एम्ब्रॉयडरी वर्क था जो बेहद खूबसूरत था। आस्था की खूबसूरती उस सूट में और भी ज्यादा निखर रही थी। आस्था आज बड़ी ही प्यारी लग रही थी। जब तक आस्था ने मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों में कॉम्ब किया तब तक अंश बस उसे ही देखता रहा। रेडी होने के बाद आस्था ने अंश की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली,
अब आप हमें क्या देख रहे हो? अगर आप हमें ऑफिस लेकर चल रहे हो तो आप भी तो रेडी हो जाइए। आस्था इस वक्त अंश के सामने एकदम नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अंश के ऐसे घूरने से उसे अंश से डर लग रहा था। लेकिन वो अंश को दिखाना नहीं चाहती थी कि वो अंश से डरती है। तभी अंश ने कहा, तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया। अंश के जाने के बाद आस्था ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में बोली, आखिरकार ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे आस्था और अंश के आने का इंतजार कर रहे थे। प्रियंका और सीमा इस वक्त अलग बैठी हुई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या करेगा अब वीर रायचंद? क्या वो अंश से अपना बदला ले पाएगा? सबको आस्था और अंश का इंतजार करते देखकर सीमा ने प्रियंका से कहा, क्या उन दोनों का इंतजार करना जरूरी है? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी खाना खाने लग जाऊं। ना जाने वो आस्था महारानी कहाँ रह गई। जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। उनकी बात पर प्रियंका ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उन दोनों को बातें करते हुए नानी माँ ने देख लिया था। उन्होंने अपने मन में कहा, बस कुछ दिन और तुम यहाँ ऐश कर लो, फिर मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगी। तभी दादाजी ने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, टाइगर, ये अंश कहाँ रह गया? उसे लेकर आओ। उनकी बात पर आहान ने कहा, दादाजी, मुझे लगता है भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें उनका खाना रूम में ही भिजवा देना चाहिए। आहान की बात सुनकर दादाजी ने अपने मन में कहा, बेटा, तुम्हें क्या पता, अगर मेरा अंश आराम करने वालों में से होता तो मुझे इतनी परेशानी ही नहीं होती। उसके जिस्म पर कितने ही घाव हो, लेकिन वो काम करने जरूर जाएगा। दादाजी अभी यही सब सोच रहे थे, तभी सीढ़ियों से आस्था और अंश के आने की आहट सुनाई दी। सबने पलट कर सीढ़ियों की तरफ देखा तो आस्था और अंश नीचे आ रहे थे। अंश ने भी आज पिंक कलर का सूट पहना था, जिसमें वो बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वो दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। वहीं इन दोनों को साथ देखकर प्रियंका बुरी तरह से चिढ़ गई। तभी सीमा जी ने आस्था को देखते हुए अपने मन में कहा, इस गंवार लड़की के कितने पर निकल आए हैं। देखो तो सही, किस तरह से महारानियों की तरह सीढ़ियों से नीचे आ रही है। तभी दादाजी ने आस्था और अर्श को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। आओ बैठो और फटाफट से नाश्ता करो। उनकी बात पर अंश ने कोल्ड वॉइस में कहा, दादाजी, हम नाश्ता ऑफिस में कर लेंगे, अभी हम ऑफिस जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तभी नानी माँ उठकर अंश के पास आई और उसे देखते हुए बोली, लेकिन बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इस तरह से ऑफिस नहीं जाना चाहिए। आज आपको घर रहकर आराम करना चाहिए। और वैसे भी आस्था को हल्दी लगी है, उसका घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। नानी माँ की बात सुनकर अंश नानी माँ को घूर कर देखने लगा। एक पल के लिए तो उसके मन में आया कि वो नानी माँ को उठाकर जंगल में फेंक दे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है नानी माँ, मैं मैनेज कर लूँगा। आस्था मेरे साथ ऑफिस जा रही है। उसकी बात पर नानी माँ ने एक और कोशिश करते हुए कहा, लेकिन बेटा, मेहंदी का फंक्शन भी तो करना है। ये सुनकर आयशा ने घूर कर नानी माँ को देखा और फिर सबको देखने लगा।
उसे इसे देखकर आकाश बीच में आया और नानी माँ से बोला, नानी माँ, मुझे लगता है अभी हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। हम शादी के फंक्शन बाद में भी कर सकते हैं। अभी अंश का ठीक होना इम्पोर्टेंट है। उसकी बात पर अंश ने कहा, नहीं, शादी का टाइम वही रहेगा जो पहले फिक्स हुआ था और मेहंदी का फंक्शन कल शाम को होगा। इतना कहकर उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। उसे जाते देखकर टाइगर और मारिया एक झटके में चेयर से खड़े हुए और उन दोनों के पीछे जाने लगे। उन्हें देखकर सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान चारों ने एक दूसरे को देखा। वो लोग जो सोच रहे थे, अब उन्हें अपनी बात सच होती हुई दिखाई दे रही थी। जल्द ही अंश आस्था को लेकर मेंशन से बाहर आ गया और अपनी कार में बैठ गया। आस्था भी अंश के साथ रहना चाहती थी। उसे अंश के आस पास रहना बहुत पसंद था, लेकिन ना जाने क्यों आज वो अंश के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तभी अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या मारिया और टाइगर आएंगे कभी करीब? क्या होगा इन दोनों की लाइफ में आगे? ये देखकर आस्था थोड़ी नर्वस हो गई। हालांकि वो अंशु से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन कुछ था जो उसे खटक रहा था। कुछ देर बाद मारिया ने अंश के ऑफिस के बाहर कार रोकी। टाइगर और मारिया कार से बाहर आए और टाइगर ने कहा कि ऑफिस आ गया है। टाइगर की आवाज़ सुनकर आस्था एकदम हैरान हो गई। उसे तो पता ही नहीं था कि कार में मारिया और टाइगर भी बैठे हैं। दरअसल अंश ने कार में बैठते ही पार्टीशन ऑन कर दिया था, जिस वजह से आस्था टाइगर और मारिया को नहीं देख पाई। टाइगर की बात सुनकर अंश ने आस्था को देखा और फिर वो कार से बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा को अंश से मीटिंग किए हुए 2 से 3 दिन हो गए थे, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। वो एक नंबर की जालसाज औरत थी। उसने तो सोचा था कि वो अंश के घर जाकर उसे धमकी देकर आएगी तो अंश उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन यहाँ तो उसका सारा का सारा प्लान खराब हो चुका था। उसे जब से ये पता चला था कि अंश ही डेविल किंग है और साथ ही साथ अंश उसका बेटा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो किस मुंह से अंश को अपना बेटा कहती? उसने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया था कि उसे माँ होने का दर्जा दिया जा सके। आज 3 दिन बाद वसुंधरा को होश आया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं वीर अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखकर पूरी तरह से परेशान हो गया था। उसने जब से होश संभाला था, उसकी मॉम हमेशा से आदमियों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने बिजनेस को हैंडल करती थी। हर सिचुएशन से निकलना जानती थी, यहाँ तक कि वो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। लेकिन आज अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखकर वीर को बुरा लग रहा था। उसने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, रोना बंद कीजिए मॉम, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और रही बात उस अंश कपूर की, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत जल्द मैं उसकी जान ले लूंगा। वसुंधरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो वीर से क्या बोले। उसे शुरू से ही अंश से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब उसकी पावरफुल पर्सनालिटी, उसका ऑरा, उसका पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत सब देखकर वसुंधरा को ऐसा लग रहा था जैसे अंश की सारी चीज़ों पर उसका अधिकार होना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब वसुंधरा के दिमाग में
अलग ही तरह की खिचड़ी पक रही थी। वहीं दूसरी तरफ अजीत के लिए अबीर का इतना नॉर्मल बिहेव करना काफी मुश्किल हो गया था। जब अबीर अपने ऑफिस जाने के लिए कार में बैठा तो अजीत ने उससे पूछा, सर आपको क्या हो गया है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर आप कहो तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। उसकी बात सुनकर अबीर ने एक नज़र अजीत को देखा और फिर चिढ़ते हुए बोला, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और फिलहाल के लिए हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं। आज हम बटरफ्लाई के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। जैसे ही अबीर ने ये बात कही, अजीत अपना सिर खुजाने लगा। वो सोच रहा था कि क्या उसका बॉस का मानसिक संतुलन खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन जब से उसके बॉस को ये पता चला था कि उसकी बटरफ्लाई अंश कपूर की वाइफ, जो कि एक डेविल किंग है, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है, सब लोगों पर राज करता है, ये बात जानने के बाद भी क्यों उसका बॉस ऐसी हरकत कर रहा है। इस वक्त अजीत के दिमाग में कितने ही सवाल चल रहे थे। वहीं अबीर एक मॉल में गया और उसने आस्था के लिए ड्रेसेस, ज्वेलरी, जो जो सामान उसे पसंद आया वो सब खरीद लिया। आस्था के लिए शॉपिंग करके वो कहीं और नहीं बल्कि अर्श के ऑफिस के लिए निकल गया। इधर अर्श लिफ्ट से आस्था को सीधा अपने केबिन में ले आया और उसने आस्था को अपनी गोद में बैठा लिया। उसे ऐसा करते देखकर आस्था ने कहा, अर्श जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है मुझे सोफे पर जाकर बैठ जाना चाहिए। इतना कहकर वो जैसे ही अर्श की गोद से जाने लगी, अर्श ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हिलना भी मत। उसकी बात सुनकर आस्था ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी गोद में बैठी रही। अंशु कितनी ही देर तक आस्था को अपनी गोद में बैठाए रखा। दोनों एकदम खामोश थे। तभी अंशु ने आस्था के कंधे पर अपना सिर रखा और आंखें बंद करते हुए बोला, आफत, मुझे सुकून चाहिए। उसकी बात सुनकर आस्था का गला भर आया। उसने पीछे पलटकर अंशु को टाइटली हग कर लिया और कुछ आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तभी अंशु ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ आफत? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर आस्था ने कहा, आपको क्या हो गया है? हमें आपसे डर लग रहा है। प्लीज आप पहले जैसे हो जाइए, एकदम क्यूट और स्वीट। इतना कहकर वो अपनी नाक मसलने लगी क्योंकि रोने की वजह से उसकी नाक में हल्की हल्की खुजली हो रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर अंश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ उस दिन मैंने गलती की थी और उसकी मैं तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ। जैसे ही अर्श ने कहा, आस्था ने अपने मन में कहा, अब हम इन्हें कैसे बताएं कि हमें क्या महसूस हो रहा है। अभी वो यही सब सोच रही थी। तभी अर्श ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वो बड़े ही सॉफ्ट तरीके से आस्था को किस कर रहा था ताकि उसे अच्छा फील हो। स्टोरी को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।